स्वागत है आपका अक्षम एकेडमी में। आज हम हिंदी व्याकरण का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन की तरह क्लास होने वाली है। पहली बार अगर कोई पढ़ाता है उस तरह की क्लास ये नहीं होने वाली। ठीक है, हम फटाफट से हिंदी व्याकरण को खत्म करेंगे। ठीक है, चलो वर्णमाला और लिपि से हम शुरू करने वाले हैं। वर्ण क्या होता है? किसी भी भाषा की जो लघुतम इकाई मतलब सबसे छोटी जो इकाई होती है उसे कहते हैं हम वर्ण। हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं। अब ये जो स्वर है इनको दो पार्ट में बांट रखा है। एक तो होता है लघु स्वर जिसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ठीक है, ये कौन से होते हैं? ए ई उ री 4 होते हैं। फिर आते हैं दीर्घ स्वर, इनको दीर्घ स्वर को गुरु स्वर भी कहते हैं। ये होते हैं आ ई उ ए ऐ ओ औ। टोटल कितने होते हैं? 7 होते हैं। अब जो व्यंजन जो 33 है उनको भी बांट रखा है, अलग अलग इनके प्रकार हैं। स्पर्श व्यंजन होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं, उसमें या संघर्षी व्यंजन होते हैं। जो स्पर्श व्यंजन होते हैं उसके अंदर 5 वर्ग आते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ऐसे ही ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कितने हो गए? ये 5 हो गए। ठीक है, और ये 5 हर वर्ग में कितने अक्षर होते हैं? 5 वर्ण होते हैं। तो ऐसे ये टोटल कितने हो गए? 25। 25 तो होते हैं अपने स्पर्श व्यंजन। ठीक है, सबके साथ हलंत लगा हुआ है, मतलब ये क्या है? वर्ण है। ठीक है, अच्छा फिर अंतस्थ व्यंजन, ये र ल व। देखो ये जो स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, उसमें है लघु स्वर, दीर्घ स्वर, ये सब आपको पता होने चाहिए। आपके यहाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन आए ना आए, लेकिन यदि आप संधि के क्वेश्चन देखोगे यहीं से बनेंगे। शुद्धि अशुद्धि वाली जो चीजें हैं वो यहीं से देख के आपको पता चलती है ना। तो ये रह लय क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। उसमें या संघर्षी व्यंजन, तीनों तो स और है, ये क्या होते हैं? उसमें या संघर्षी व्यंजन। ऐसे हो गए अपने पास 44 वर्ण। इसके अलावा भी वर्ण होते हैं, 4 तो होते हैं संयुक्त वर्ण, क्ष त्र गे और स्र। ठीक है, क्ष बना हुआ है आधा क और स पूरा है, देखो इसके साथ ए भी जुड़ा हुआ है। फिर त्र होता है त और र। गे के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहता है कि ज है ग है क्या है, तो ये ज और ये होता है। ठीक है, स्र के अंदर स और र, और स का ध्यान रखना है, ये वाला स है। ठीक है, 2 अयोग वहां होते हैं जो कि अपन स्वरों के साथ ही लिखते हैं, अंग और अह या विसर्ग जिसे हम बोलते हैं। और द्विगुण व्यंजन मतलब जिसके 2 गुण होते हैं, इनको उत्सिप्त भी बोलते हैं, ये होते हैं ड और ढ। अब ये जो ड और ढ है इनका भी यूज आपको ध्यान होना चाहिए किस तरह से हम करते हैं। ये नीचे जो डॉट लगा हुआ है ये कोई भी ऐसा शब्द नहीं होता जो इनसे शुरू होता है, इनसे शुरू नहीं होगा कोई भी वर्ड, कोई भी शब्द। इसके अलावा यदि किसी भी शब्द के अंदर आधा अक्षर आ जाता है, हलंत वाला अक्षर आ जाता है, आधा वर्ण, यदि कोई भी वर्ण आ जाता है उसके साथ स्वर नहीं लगा हुआ है, तब भी उसके अंदर ये यूज नहीं होगा अगर इनसे पहले कोई आधा वर्ण आ जाता है तो। ठीक है, यदि कोई अंग्रेजी शब्द हो या फिर किसी भी दूसरी भाषा का शब्द हो, उस शब्द के अंदर यदि ड और ढ आ रहा हो तो भी उनके नीचे डॉट नहीं लगता है। ठीक है, बाकी केसेज में लग जाएगा। ठीक है, ये मतलब मूल और जो रूढ़ होते हैं शब्द उन्हीं के साथ ऐसा यूज होता है। ठीक है, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अब ये जो अपन बोल रहे हैं, अपना जो आवाज जिस तरह से हो रही है, जिस तरह से कंपन हो रहे हैं, गूंज नाद, ये सब चीजों के आधार पर भी इनको बांटा गया है। घोष और सघोष बोलते हैं। तो घोष और सघोष कौन से होते हैं? वर्ग के तीसरे, चौथे, पांचवें वर्ण, ये र ल व, और सभी जो स्वर है ये कौन से होते हैं? घोष या सघोष होते हैं। अघोष कौन से होते हैं? इनको छोड़ के वर्ग के पहले और दूसरे, स, ये क्या होते हैं? अघोष होते हैं। उसके अलावा श्वास की वायु की मात्रा के आधार पर भी इनको 2 टाइप में बांटा हुआ है। एक तो होते हैं अल्प प्राण, एक होते हैं महाप्राण। अल्प प्राण के अंदर कौन कौन से होते हैं? जो विषम वाले वर्ण, पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण, ये वर्ग के पहले, तीसरे, पांचवें वर्ण। ठीक है, एक हो गया ड। ठीक है, जो उत्सिप्त वर्ण जो है, ये र ल व, ये हो गए। उसके अलावा महाप्राण दूसरे और चौथे, स, ये कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। अब जीभ के किस हिस्से से आपका उच्चारण हो रहा है उसके हिसाब से भी वर्णों को बांटा गया है। अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर के अंदर आप बोल के देखिए ई ए ऐ, इनका जो उच्चारण होता है वो आगे के हिस्से से होता है, इसलिए इनको बोलते हैं अग्र स्वर। उसके अलावा मध्य स्वर ए होता है और बाकी बचे हुए क्या हैं? पश्च स्वर, मतलब अपनी जीभ के पीछे वाले हिस्से से आ उ ओ औ का स्वर जो है उत्पन्न होता है, इसलिए इनको पश्च स्वर कहा जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। मैं एक बार फिर से बता देता हूं, दीर्घ स्वर और लघु स्वर ये होते हैं। दीर्घ के अंदर आ, बड़ा ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, और ये ए, ई, उ, री, ये 4 जो है अपने लघु स्वर होते हैं। उसके अलावा अपने पास जो व्यंजन है वो है स्पर्श, अंतस्थ, ठीक है, और ऊष्म। ठीक है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। स्पर्श के अंदर तो 5 वर्ग आ जाएंगे, अंतस्थ के अंदर ये रे ल व हो जाएगा, ऊष्म के अंदर क्या आ जाएंगे? स है हो जाएगा। उसके अलावा अपने पास संयुक्त होते हैं, क्ष त्र गे स्र। ठीक है, उसके अलावा उत्सिप्त,
ये होते हैं ड और ढ, ठीक है। तो ये सब थे अपने वर्ण, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 मिनट के अंदर अपना वर्णमाला का चैप्टर खत्म होता है। आगे हम देखेंगे संधि, ठीक है। संधि आपको पता है दो स्वरों या व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ये 3 टाइप की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जो है उसके 5 टाइप हैं। कौन कौन से हैं? दीर्घ स्वर संधि, अपनी गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि। अच्छा, ये लिखने में मेरे से थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। हम पढ़ेंगे पहले दीर्घ, उसके बाद में या गुण, वृद्धि, यण और अयादि। इस तरह से सीक्वेंस अच्छी रहती है, समझने में अच्छा आता है। तो शुरू करते हैं हम दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो होती है उसके अंदर क्या होता है, जो समान टाइप के जो स्वर होते हैं, जैसे ए मिल गया, आ मिल गया, ए और आ मिल गया, तो आ बनाएंगे, ठीक है। ई ये बड़े हो के बड़ा ई बन जाएगा, ठीक है। ये मुझे उम्मीद है कि आपको ये आती होगी संधि, इतना तो आपको पता होगा कि ऊ यदि आपस में मिलते हैं तो बड़ा ऊ बनाते हैं। हम देखते हैं इनके कुछ उदाहरण। अधिकाधिक, ठीक है। तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? अधिक प्लस अधिक। देखो इस शब्द के शुरुआत में क्या आ रहा है? ए, इसके लास्ट में क्या आ रहा है? ए और ए मिलके क्या बना देते हैं? आ बना देते हैं। तो अधिक प्लस अधिक। अभिक्षिप्त, अभिक्षिप्त। अभी में अभी से बहुत सारे शब्द बनते हैं, तो आपको ध्यान रखना है अभी छोटा ई का मात्रा आता है। और इप्सित, ठीक है, अभी प्लस इप्सित। अनुदित ये गलत लिखा हुआ है, अनुदित होता है, बड़ा ऊ की मात्रा होती है, तो अनु प्लस उदित, ठीक है। ऐसे ही अपना भानु प्लस उदय क्या बन जाएगा? भानुदय बन जाएगा। विवादास्पद क्या हो जाएगा? विवादास्पद, ठीक है। सु प्लस उक्ति, सुक्ति हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, रविंद्र क्या क्या होगा? रवि प्लस इंद्र होगा। पृथ्वीश्वर का क्या होगा? पृथ्वी प्लस ईश्वर होगा। अभिस्त का क्या होगा? यही अभी आएगा और इस्त आ जाएगा। परार्ध, प्र प्लस अर्ध इसका होगा। उहा पोहा, देखो उहा पोह, यहाँ पे आ की मात्रा आ रही है, उह प्लस अपोह हो जाएगा। नारीश्वर, नारी प्लस ईश्वर हो जाएगा। तो इस तरह से होती है दीर्घ स्वर संधि। हम जब भी कोई टॉपिक शुरू में पढ़ते हैं तो वो जो शुरू वाली जो चीजें होती है वो तो हमको बहुत अच्छे से समझ में आई हुई होती है, इसलिए मैं दीर्घ स्वर संधि जो है वो ज्यादा उसके एग्जाम्पल वगैरह पे उतना फोकस कर नहीं रहा हूँ। बाकी हम आगे देखेंगे। देखते हैं हम गुण संधि। गुण के अंदर क्या होता है? देखो दीर्घ के अंदर क्या हुआ है, दीर्घ के अंदर नाम से पता चल रहा है कि ये बड़ा कर रहा है कुछ, ठीक है। गुण के अंदर क्या होगा? इसके अंदर क्या है? ए ओ और अर बन जाएगा। क्या क्या बनेगा? ए ओ अर बनेगा। आपको ध्यान रखना है जो पहला जो शब्द होगा उसके अंत में ए या आ आएगा, उसके बाद में ई उ री आ सकता है। क्या बताया मैंने? पहला जो शब्द होगा उसके अंत में ए या आ आएगा, उसके बाद यदि दूसरा जो शब्द है उसकी शुरुआत ई से, बड़े ई से, ऊ से और री से होगा, तो ए आ और ई मिलके ए बनाएंगे। ए आ और बड़ा ई मिलके ए बनाएंगे। ए आ और ऊ छोटा हो या बड़ा ओ बनाएंगे, ठीक है। जैसे हम अंग्रेजी के हिसाब से देखें तो भी ये कुछ ऐसा ही जो है, जो ध्वनियाँ जो है मिलके ऐसी ही उच्चारण बनाएगी कि ए ई मिलके जो है ए बनाएगा, ए ऊ मिलके ओ बनाएगा, ए और री मिलके अर बनाएगा, ठीक है। कमला प्लस ईस, कमलेश हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? कमलेश। आ और ई मिलके बना क्या देंगे? ए बना देंगे। राजा प्लस इंद्र, राजेंद्र हो जाएगा। पतन प्लस उन्मुख, पतनोन्मुख हो जाएगा, पतनोन्मुख, ठीक है। राजेंद्र, ठीक है। महोदय, महा प्लस उदय हो जाएगा, महा प्लस उदय हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो देखो हम क्या कर रहे हैं, जब जोड़ रहे हैं तो अपने को बहुत आसानी से दिख रहा है कि हाँ ये आपस में मिलके ये बनाएंगे। लेकिन तोड़ते टाइम आपको ध्यान रखना है कि गुण के अंदर ओ की मात्रा आएगी, ए की मात्रा आएगी और आधार रह आ रहा है, ठीक है, अर आएगा, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है, ठीक है। देखो ये ए आ रहा है तो खग प्लस ईस हो जाएगा। ईस में ई बड़ा होता है, दिन प्लस ईस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही गुण संधि के हजारों एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं और काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद आता है वृद्धि संधि। वृद्धि संधि के अंदर वही ए और आ आएगा, उसके बाद में जो अभी उससे बन रहा था वो ए ओ, ठीक है। उसके साथ ही आई और औ भी आ जाएंगे और इसके अंदर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। मतलब ए और आई जो है वो आई बन जाएंगे, ओ और औ जो है वो औ बन जाएंगे। जैसे वसुधा प्लस एव, ये बनता है वसुदेव, ठीक है। मात्रा का ध्यान रखना है। देखो ये आई है, ये ए है, ए की मात्रा ऐसे होती है, आई की मात्रा में डबल आता है, ठीक है। ऐसे ही ओ की जो मात्रा होती है वो ऐसे होती है, औ की मात्रा में डबल आता है, ठीक है। हाँ, हो सकता है आपको बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आती हो, लेकिन कुछ ऐसे भी तो हो सकते हैं जिनको नहीं आती हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। स्व प्लस इच्छिक क्या बनेगा? आप बताइए। स्वैच्छिक,
क्या होगा, स्वैच्छिक। हित प्लस एसी, इसके अंदर भी क्या होगा, हितैषी। महेंद्र जालिक, आई की मात्रा है, महा प्लस इंद्र जालिक। तपोदार्य, औ की मात्रा है, तप प्लस औदार्य, औदार्य, ठीक है। सदा प्लस एव, सदा प्लस एव, सदैव, ठीक है, सदा प्लस एव, ये हो जाएगी आपकी वृद्धि संधि। उसके बाद चलते हैं यण। यण के अंदर ये बनेगा, वह बनेगा और रे बनेगा। कब बनेगा, जब शुरू में ई उ री आ रहा हो। शुरुआत के अंदर क्या, मतलब जो पहला शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा हो, ई उ री आ रहा हो, उसके बाद में आ रहा हो असमान स्वर, तब ये व रे बन जाएगा। ई और ई जो है वो ये में बदल जाएंगे, उ और उ व में बदल जाएंगे, री जो है वो रे में बदल जाएगा, ठीक है। यदि प्लस अपि, यद, फिर आएगा अपना ई बन जाएगा क्या, आधा ये, फिर ये ए पी, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे ये द ये पी, इसको ऐसे भी लिख देते हैं जल्दी में, ये दे, ठीक है। तो आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये सारे ही सही है, ठीक है। अति प्लस अंत, अत्यंत, ठीक है। पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त, तो परि प्लस आप्त, ठीक है। प्रत्याशा, प्रति प्लस आशा, सु प्लस अच्छ, स्वच्छ। साधवाचरण, आधा ही आ रहा है, वह का उ बनेगा तो साधु प्लस आचरण। शिशु प्लस एक के, शिष्य, ये देखो स आधा हो जाएगा, फिर वह आ जाएगा, आई की मात्रा, शिशु एक के, ठीक है। तो इस तरह से होती है अपनी यण संधि। लास्ट में स्वर संधि में आता है अयादी संधि। अयादी के अंदर ए आई ओ औ, उसके बाद असमान स्वर आता है। तो ए का बनेगा आई का बनेगा आई, ओ का बनेगा औ का बनेगा आ, ठीक है। जैसे ने प्लस अन, तो न ये आएगा ना, न ये न। गे प्लस इका, तो आई का आई बनेगा, मतलब क्या बनेगा, गायिका, ठीक है। भो प्लस अन, तो औ का क्या बनेगा, आब, ये हो जाएगा भा, व को पूरा कर देगा भावन, ठीक है। फिर पौ प्लस अक, पावक, ठीक है। तो ये है अपनी अयादी संधि, यहाँ पे होती है अपनी स्वर संधि खत्म। आगे आ जाते हैं स्वर संधि की पहचान, नहीं मैंने यहाँ पे लिख रखी है, स्वर संधि की पहचान कैसे करेंगे कि भाई ये दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, या फिर कौन सी स्वर संधि है। तो दीर्घ के अंदर आ ई उ की मात्रा आती है, और इन्हीं से हम विच्छेद कर रहे थे अभी। गुण के अंदर क्या होता है, ए और ओ की मात्रा आती है, और इसी से हम क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं, और इसमें अर भी आता है ना। फिर वृद्धि संधि के अंदर आई और ओ की मात्रा आती है, और इन्हीं से हम क्या करते हैं, विच्छेद करते हैं। यण के अंदर ये व रे आता है, और इनसे पहले क्या आता है, आधा वर्ण आता है, ठीक है। अयादी के अंदर ये व आते हैं, लेकिन इनसे पहले आधा वर्ण नहीं आता है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात आपको ध्यान रखना है कि कोई शब्द है, उसके अंदर आ की मात्रा आ रही है, बड़ी ई की मात्रा आ रही है, बड़े उ की मात्रा आ रही है, तो ये अपने आप ही आपको देखने से पता लग जाएगा कि यहाँ पे दीर्घ स्वर संधि होगी, और इन मात्राओं से हम विच्छेद करेंगे, या फिर हम जोड़ के ये मात्राएं बनाने वाले हैं, ठीक है। और अगर आपके पास ए की मात्रा हो और ओ की मात्रा हो, तो आप क्या समझेंगे इससे कि ये कौन सी संधि है, ये गुण संधि है। यदि आई की मात्रा और औ की मात्रा अगर आपके पास आती है, तो यहाँ पे कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि होगी। यण के अंदर क्या आएगा, ये व र से पहले आधा आधा वर्ण, ठीक है, ये हलंत लगाया है मैंने, मतलब ये आधा है, ठीक है। और अयादी के अंदर क्या होगा, ये वैसे पहले आधा वर्ण नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं व्यंजन संधि की ओर। व्यंजन संधि के अंदर कुछ नियम है, उन नियमों के अनुसार हम क्या करेंगे, व्यंजन संधि सीखेंगे, ठीक है। जैसे पहला नियम है कि पहला वर्ण आ रहा हो, ठीक है, पहला वर्ण किसी भी वर्ग का, जो 5 वर्ग हमने अभी देखे थे, कै वर्ग चय वर्ग, है ना, तो मतलब कै च तै तै पै, ये यदि आ रहे हो और उनके बाद में तीसरा वर्ण चौथा वर्ण आ रहा हो, या फिर अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, ये रे ल व होते हैं, या फिर कोई स्वर आ रहा हो, तो ये जो पहला वर्ण है ये तीसरे वर्ण में चला जाएगा। जैसे ऋग प्लस वेद, ये बन जाएगा अपना ऋग वेद। देखो ये तीसरे में बदल तो जाएगा, लेकिन इसके बाद में हम देखेंगे कि क्या यहाँ पे स्वर है या व्यंजन है। यदि व्यंजन है तो वो आधे का आधा रहेगा, है ना। और यहाँ पे तो अगर व्यंजन संधि है तो सारे में ही हलंत आएगा, मतलब ये किससे खत्म हो रहा होगा, पहला शब्द व्यंजन से खत्म हो रहा होगा, तभी तो ये व्यंजन होगी। यहाँ पे यदि स्वर आ जाएगा तो वो तो स्वर संधि का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो अ च प्लस अंत, ये क्या बन जाएगा,
जय आधा था लेकिन इसको पूरा कर देगा, अजंत बन जाएगा। सट प्लस रस, तो ये ट से तीसरे वर्ण में मतलब ड हो जाएगा और ड आधा रहेगा और ये रस, ठीक है, सड़ रस। अच्छा, तो ये रे वाली भी एक चीज मैं आपको बता देता हूं। रे क्या होता है? सिर चढ़े अधूरा, चढ़े अधूरा, पैर पड़े पूरा, ठीक है। और जो ट वर्ग जो होता है उसके अंदर र आता है नीचे कुछ ऐसे, जैसे ट्रक, ड्रम, ये पडरस कर दिया हमने, सडरस था, स ड र स, ठीक है। तो ये नीचे आ रहा है, मतलब पूरा आ रहा है, ड इसके अंदर आधा है, ठीक है। जैसे प्रकाश जो होता है इसके अंदर र पूरा होता है, प आधा होता है, ठीक है। तो ये हो गया तथ्य प्लस रूप, ये क्या हो जाएगा? तद रूप। ये देखो ये बड़ा ऊ है, रे के साथ भी ऐसे होता है, यदि इस तरह से मात्रा लगी हुई है तो ये छोटा ऊ की मात्रा है, और इस तरह से अगर मात्रा लगी हुई है तो ये बड़ा ऊ है। जैसे गुरु हम लिखते हैं, गुरु बड़ा होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तद्रूप, सूप प्लस अंत, तो सु ये किसमें चला जाएगा? ब में, तो सुबंत, ठीक है। तो ये था व्यंजन संधि का पहला नियम, जिसके अंदर हम क्या कह रहे थे कि पहला वर्ण आ रहा हो किसी शब्द के अंत में, उसके बाद दूसरा जो शब्द स्टार्ट हो रहा हो वो तीसरे वर्ण, चौथे वर्ण ये रे ल वैसे या किसी स्वर से स्टार्ट हो रहा होगा, तो पहला वर्ण जो है वो किसमें चला जाएगा? तीसरे वर्ण में चला जाएगा। और यदि यदि पहले वर्ण के बाद मौसम नम हो तो वो पांचवें वर्ण में चला जाएगा। मतलब पहला वर्ण आ रहा हो, उसके बाद में न आ रहा हो या फिर मैं आ रहा हो, तो वो चला जाएगा पांचवें वर्ण में, उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में। वाक प्लस में ये हो जाएगा वांग में, वांग में। सतनाम, सन्नाम। सतनिधि, सन्निधि। चिन्मय, तो चित प्लस में। उन्नयन, उत प्लस नयन। उत्माद, उत प्लस माद, उन्माद, ठीक है। तो पहले के बाद में यदि नम आ रहा हो, नया मैं आ रहा हो, तो पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। उसके बाद है तीसरा नियम। तीसरे नियम के अंदर क्या होता है? मैं के बाद में यदि स्पर्श वर्ण आ रहा हो, स्पर्श वर्ण क्या होते हैं? स है, यदि आ रहे हो तो वो किस में बदल जाएगा? पांचवें वर्ण में। सॉरी, स्पर्श वर्ण की बात कर रहे थे। स्पर्श वर्ण के अंदर क्या आता है अपना, जो 5 वर्ग आ रहे हैं, ठीक है, वो तो उसमें था स तो स्पर्श वर्ण आ रहा हो तो किस में बदल जाएगा? पांचवें में बदल जाएगा। जैसे कि सम प्लस जे, तो ये हो जाएगा सन जे, ठीक है। इसको ऐसे भी लिखते हैं, जो पांचवा वर्ण है वो अनुस्वार के अंदर भी हम लिख सकते हैं, ठीक है। और मैं के बाद में यदि अंतस्थ वर्ण आ रहा हो, ऊष्म वर्ण आ रहा हो या संयुक्त वर्ण आ रहा हो, तो वो किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा। अंतस्थ ये रे ल व होते हैं। ऊष्म वर्ण कौन से होते हैं? स है होते हैं। संयुक्त क स गे होते हैं, तो वो किस में बदल जाएंगे? मैं किस में बदल जाएगा? अनुस्वार में बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि सम प्लस रक्षण, तो ये क्या हो जाएगा? संरक्षण, ठीक है। सम प्लस उच्चे, सम प्लस हार, तो ये है आ रहा है, मतलब ये कौन सा वर्ण है? उसमें वर्ण है, तो हार हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, सम प्लस उच्चे, एक बात बताओ, मैं के बाद में यदि स्वर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो स्वर उसके साथ जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा समुच्चय, क्या हो जाएगा? समुच्चय। तो यदि मैं के बाद में स्पर्श वर्ण आ रहा हो तो वो चला जाएगा पांचवें वर्ण में, ठीक है। अंतस्थ वर्ण, ऊष्म वर्ण या संयुक्त वर्ण आ रहा हो तो वो किसमें चला जाएगा? अनुस्वार में चला जाएगा। इसके बाद व्यंजन संधि का अगला नियम आता है, स या तय वर्ग के बाद स या च वर्ग आए तो ये वाला जो स है इसका तो बन जाएगा स, और तय वर्ग चला जाएगा च वर्ग में, ठीक है। तो निस प्लस चिंत, तो ये स तो बदल जाएगा किसमें? स में, निश्चिंत, ठीक है। यदि तय वर्ग होता तो ये किसमें चला जाता? च वर्ग में। जैसे सत्य प्लस चित प्लस आनंद, स तय किसमें चला जाएगा? च में, सच्ची। तय के बाद में यदि स्वर आ रहा है, प्रथम वर्ण के बाद यदि स्वर आ रहा हो तो वो किसमें चला जाता है? तीसरे में चला जाता है। पहला ही नियम पढ़ा था हमने, द नंद, ठीक है। और उत प्लस चारण, तो ये तय किसमें चला जाएगा? च वर्ग में चला जाएगा, उच्चारण, ठीक है। तो ये था नियम चौथा कि स या तय वर्ग के बाद में अगर स या च वर्ग आता है तो स का बन जाता है स, ये वाला, और तय का बन जाता है च वर्ग। तय वर्ग से क्या बन जाता है? च वर्ग। आगे हम देखते हैं व्यंजन संधि का अगला नियम। यदि तय वर्ग के बाद में है वर्ण आ जाए तो तय का बन जाएगा द, और है बदल जाएगा ध में, ठीक है। द और ध में ये बदल जाएंगे। जैसे उत प्लस हार, तो उद हार, ये है का क्या हो जाएगा? ध और उद्धार, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम
थार। उत प्लस हरण, ये किस में चला जाएगा, द में, तो उदरण, उदरण। उत प्लस हृत, उदधरित, उद्धृत। उद्धरता, तो उत प्लस हर्ता, तद प्लस दिद, तो तत् प्लस हित। उददति, तो उत प्लस हति। ठीक है, तो तय वर्ग के बाद में यदि है वर्ण आता है तो वो किसमें बदल जाएगा, द और ध में बदल जाएगा। इसके बाद अगला नियम आ रहा है कि तय और स यदि आ जाते हैं, पहले शब्द के अंत में तय आ जाए, दूसरे शब्द का शुरुआत यदि से हो जाए, तो ये च और छ में परस्पर बदल जाएंगे। उत प्लस शासन, ये बन जाएगा उच्छासन। सत्य प्लस शास्त्र से क्या बनेगा, सच्छास्त्र। उच्छेस, उच्छेस, तो ये क्या बन जाएगा, उत प्लस शेष। ठीक है, श्री मच्छर चंद्र, तो श्री मत प्लस सर चंद्र। ठीक है, तो ये किसमें चला जाएगा, श्रीमत इसका हो जाएगा। और ये शरद चंद्र में क्या आ रहा है, छह, देखो ये किसमें बन बदल जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा इसका, देखो ये इसका तो क्या आ गया, सर, फिर इसको चंद्र में ये देखो तय आ गया, और शरद प्लस चंद्र, यहाँ पे च और आएगा एक। ठीक है, श्रीमच्छर चंद्र, तो ये तय जो था वो किस में बदल जाएगा, च वर्ग में, जो अभी हमने नियम देखा था। उत प्लस श्रृंखला, ऊ च छ, फिर ये श्रृंखला, हो जाएगा श्रृंखला हो जाएगा। उसके बाद आता है अगला नियम, तय के बाद में यदि लय आ जाता है तो ये तय किस में बदल जाता है, लय में बदल जाता है। तो उत प्लस लेख क्या हो जाएगा, उल्लेख। उत प्लस लास मतलब उल्लास। पल्लव, पत प्लस प्लव, तड़ी लेखा, तड़ित प्लस लेखा। अगला नियम है कि यदि स्वर के बाद छ आ जाए तो च अपने आप ही इसमें ऐड हो जाएगा। ये स्वर आ रहा है वी, तो वी छेद, इसमें स्वर आ रहा है उ, तो अनुच्छेद। लक्ष्मी छाया, प्रतिच्छयी, प्रति प्लस छवि, विच्छेद करते टाइम छ क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। शिव प्लस छाया क्या हो जाएगा, शिव छाया। ठीक है, अगला नियम है कि यदि स्वर के बाद में से आ जाता है तो वो षटकोण वाले से में बदल जाएगा, और थ आ जाता है तो ठ में बदल जाएगा। अनु प्लस स्था, तो ये देखो अनु से तो से में बन जाएगा, ये से हो गया, थ किस में हो जाएगा, ठ में अनुष्ठा। प्रति प्लस स्थिति, तो प्रति से तो इसमें, और ये ठ में प्रतिष्ठित। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर। नी प्लस स्था, क्योंकि ये से किससे बना हुआ है, इस से, और ठ किससे बना हुआ है, थ से बना हुआ है। उसके बाद अगला नियम है, यदि कोई शब्द है उसके अंदर री आ रहा हो, रे आ रहा हो और स आ रहा हो, तो न किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा। री प्लस न, ये बन जाएगा ऋण। गृणा किससे बना हुआ है, ग्री प्लस ना से। विष्णु किससे बना हुआ है, विष प्लस नु। परिणाम किसमें हो जाएगा, परिणाम, ऐसे ही परिमाण। अब आती है अपनी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि में भी वैसे ही कुछ नियम है जो कि हम देखेंगे। यदि विसर्ग से पहले ए को छोड़कर कोई भी दूसरा स्वर आ जाता है, और उसके बाद विसर्ग के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा या अंतस्थ वर्ण या फिर स्वर आए, तो विसर्ग का क्या हो जाएगा, र हो जाएगा। अंतस्थ वर्ण कौन से होते हैं, ये र ल व होते हैं। स्वर आप जानते हो। नी प्लस गुण, तो देखो ई आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है, तीसरा वर्ग वर्ण जो है सॉरी आ रहा है, तो निर्गुण हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, निर्गुण हो जाएगा। आयु प्लस वेद, वह आ रहा है, अंतस्थ आ रहा है, तो आयुर्वेद हो जाएगा। फिर पुनः उक्ति, पुनरुक्ति हो जाएगा। पुनरुक्ति, वो छोटा है, पुनः रुक्ति हो जाएगा। बही अंग, बही रंग हो जाएगा, ये रे होगा और इससे पूरा हो जाएगा ऐसे, तो ये बही रंग हो जाएगा। दूसरा नियम क्या है, अभी हमने देखा कि ए और आ को छोड़कर कोई स्वर आ रहा हो। अब इसमें क्या होगा, यदि ए और आ जाए विसर्ग से पहले, और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा अंतस्थ और उसमें भी हो, चाहे से है भी हो, या ये के बाद में जितने भी हैं वो सारे हो, तो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा विसर्ग का। मन प्लस ज, मनोज।
स्र प्लस ज सरोज, पे प्लस ज पयोज, यशोवर्धन, यश प्लस वर्धन, तमोगुण, तमह प्लस गुण, सिर प्लस रेखा, सिरो रेखा। चलते हैं अगले नियम में। आ के बाद आ जाए और बीच में विसर्ग आए तो विसर्ग का बन जाएगा ओ। अन्य प्लस अन्य, विसर्ग से पहले ए आ रहा है, बाद में ए आ रहा है, तो क्या बनेगा ओ अन्योन्य। यश अभिलाषा, यशोभिलाषा, लासी है यशोभिलासी, मनोभिलाषा, तो मन प्लस अभिलाषा। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि विसर्ग से पहले कुछ भी हो और विसर्ग के बाद च, छ और से होगा तो विसर्ग का क्या बन जाएगा, से बन जाएगा। विसर्ग के बाद में च, छ, से होगा तो से में विसर्ग बदल जाएगा। नी के बाद में च आ रहा है, ठीक है, विसर्ग के बाद क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो निश्चल, नी प्लस चे निश्चय। यसे शारीर, ये शारीर नहीं है शरीर है, तो यस प्लस शरीर, कसचित, क प्लस चित। ठीक है, विसर्ग के बाद च, छ से आए तो से में बदल जाता है। अगला है कि ए और आ के बाद विसर्ग आ रहा हो और उसके बाद क, प, त आ रहा हो तो विसर्ग किस में बदल जाएगा, से में बदल जाएगा। नमः प्लस ते, नमस्ते, भा प्लस कृत, ये क्या हो जाएगा, भास कृत, विस्तृत, वी 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 प्लस त्रित, विस्तार, वी प्लस तार, पुरह प्लस कार, तो पुरस्कार, पुरस्कार नहीं होता, क्या होता है, पुरस्कार। फिर लघु मात्रा विसर्ग से पहले आ रही हो, उसके बाद में रह आ रहा हो तो मात्रा किस में बदल जाएगी, दीर्घ मात्रा। नी प्लस रस, तो क्या हो जाएगा, नीरस। नी प्लस रोग, क्या हो जाएगा, निरोग। नी प्लस रव, नीरव। दू प्लस राज, दू प्लस राज हो जाएगा। यहाँ पे अपनी विसर्ग संधि भी समाप्त होती है। तो हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। रिवीजन में दीर्घ के अंदर क्या होता है, आ की मात्रा, ई की मात्रा और बड़ी की मात्रा। फिर गुण के अंदर क्या होता है, गुण के अंदर होता है अपने पास आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आधा रह। ठीक है, और इन्हीं से विच्छेद करते हैं। उसके बाद आती है अपनी वृद्धि। वृद्धि के अंदर क्या होता है, वृद्धि के अंदर आई की मात्रा और औ की मात्रा। ठीक है, और अपनी जो यण होती है उसके अंदर क्या होता है, ये, व और रह, इनसे पहले आधा वर्ण। उसके बाद आती है अयादि संधि। अयादि के अंदर क्या होता है कि अय, आय, आए, आए, आओ और आओ। ठीक है, मतलब ये वह आता है और उससे पहले आधा वर्ण नहीं आता है। ठीक है, ये थी अपनी स्वर संधि। अब व्यंजन संधि की अगर हम बात करें, व्यंजन, व्यंजन के कुछ नियम पड़े थे कि पहला आ रहा हो उसके बाद में तीसरा, चौथा या फिर अंतस्थ। अंतस्थ यदि आए, ये नया आधा होगा, अंतस्थ आए या फिर स्वर आए तो जो पहला है वो किस में बदल जाएगा, तीसरे में। ठीक है, और यदि पहला आ रहा हो उसके बाद में न या मैं आए तो ये किस में बदल जाएगा, पांचवें। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि मैं वाला देखा था, मैं के बाद में यदि स्पर्श आ जाएगा तो वो तो बदल जाएगा पांचवें में। और यदि मैं के बाद में और कोई सा आ जाता है, जैसे अंतस्थ आ जाए, उसमें आ जाए, संयुक्त आ जाए, तो किस में बदल जाएगा, अनुस्वार में बदल जाएगा। ठीक है, और मैं के बाद में यदि स्वर हो जाएगा तो मैं पूरा हो जाएगा। ठीक है, जो स्वर होगा उसकी मात्रा लग जाएगी। ये मैं है, कहीं आप ये समझ लो। उसके बाद हमने देखा था, क्या देखा था, से वाला देखा था। यदि से आए और उसके बाद से या फिर चे वर्ग आ जाए तो ये वाला जो से है इस से में बदल जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, इसी में देखा था कि तय वर्ग, से के बाद में यदि तय वर्ग और से आए या फिर चे वर्ग आए तो तय वर्ग के बाद यदि
से या 6 वर्ग आए तो ये किस में चला जाएगा, 6 वर्ग में चला जाएगा। उसके बाद हमने क्या देखा था, तय और है का देखा था, ये किस में चले जाएंगे, द और ध में चले जाएंगे। अच्छा, किसी स्वर के बाद, स्वर से पहले हमने लय वाला भी देखा था ना, त प्लस लय होगा तो लय लय हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि कोई स्वर आ रहा हो, उसके बाद 6 आ रहा हो, ये 6 एक्स्ट्रा लेके आएगा। फिर कि स्वर के बाद में यदि ये वाला स आता है तो ये इस स में बदल जाएगा। इसके साथ ये भी देखा था कि स्वर के बाद यदि थ आता है तो वो ठ में बदल जाएगा। और यदि री, र और स आए तो न जो है वो किस में बदल जाएगा, अण में बदल जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखी थी विसर्ग संधि। विसर्ग के अंदर क्या था कि भाई विसर्ग से पहले अ या आ को छोड़ के अन्य कोई स्वर आए, उसके बाद यदि स्वर आ जाए या फिर तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, अंतस्थ आ जाए, तो ये जो विसर्ग होगा उसका क्या बन जाएगा, व बन जाएगा। बाकी स्थितियों में क्या बनता है, उ बन जाता है। जैसे ए आ के बाद विसर्ग आ रहा है, उसके बाद में तीसरा आ जाए, चौथा आ जाए, पांचवा आ जाए, अंतस्थ आ जाए, या फिर ऊष्म आ जाए, या फिर ए या आ जाए, क्या बन जाएगा, ओ बन जाएगा। फिर कि ए और आ आए विसर्ग से पहले और इसके बाद में क आ जाए, प आ जाए, त आ जाए, क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, ठीक है। फिर यदि इसके बाद ई और उ आए, उसके बाद विसर्ग आए और क आ जाए, ट आ जाए, प आ जाए, फ आ जाए, तो बनेगा स। ये वाला नियम मैंने आपको शायद बताया ही नहीं। चलो ठीक है, अभी इसको डिस्कस कर लेंगे। विसर्ग से पहले कुछ भी हो और उसके बाद में यदि च आ जाए, छ आ जाए या फिर स आ जाए तो क्या बनेगा, स बनेगा। और कोई लघु मात्रा आ रही हो, विसर्ग आ जाए और उसके बाद में यदि र आ जाए तो क्या बनेगा, दीर्घ मात्रा बन जाएगी, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, वो मैं आपको फटाक से बता देता हूँ, इसको थोड़ा छोटा करके, ठीक है। यदि विसर्ग से पहले, ये कोई विसर्ग है, इससे पहले यदि ई या उ आ जाए और उसके बाद में क्या क्या आ जाए, क आ जाए, ट आ जाए, प आ जाए या फिर फ आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या बन जाएगा, स बन जाएगा, ठीक है। देखो तीनों स बन रहे हैं, क प त आता है और ए आ पहले आता है तो ये स बनता है, और कुछ भी आए उसके बाद च छ स आए तो ये स बनता है, और क ट प फ ये नहीं आता है तो षटकोण वाला स बनता है। जैसे नी प्लस कर्म, क्या बनेगा, देखो ई आ रहा है उसके बाद क्या आ रहा है तो निष्कर्म, क्या बनेगा, निष्कम निष्कर्म। जैसे दू प्लस फल, दुष्फल, ठीक है। ऐसे ही चतुष्पाद, निष्काम, ठीक है, निष्फल, काफी सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। इसके बाद आ जाते हैं अपने उपसर्ग में। संसर्ग के उपसर्ग होते हैं 22, ये आपको याद होनी चाहिए। 8 तो होते हैं अव, अप, अनु, आ, अति, अधि, अपि, अभि। देखो अति, अपि, अधि जैसा अभि, 4 हो गए। अव, अप, अनु और आ, ये तो कितने हैं, 8। उसके बाद होते हैं उत और उप, दुर और दुस, नी, निर, निस, प्र, प्रा, प्री, प्रति, वी, सु, सम। ये 22 आपको याद होनी चाहिए। अब उपसर्ग के अंदर आपसे पूछा जाता है कि कौन सा उपसर्ग है, इसके अंदर कौन सा जो है आपके मूल शब्द है वो छांटना है। इस तरह से आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो अव का जो मतलब होता है वो होता है बुरा, जैसे अवगुण, अवतार, अवनति। अप जो होता है उसका मतलब होता है बुरा, जैसे अपमान, अपयश, अपकीर्ति। और आ जो है, आ का मतलब होता है सीमा या फिर तक। आ से क्या होता है, जैसे आजीवन, आमरण, आरक्षण, ठीक है। फिर आता है अति। अति का मतलब होता है अधिक, अति हो गई, अधिक, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याचार। फिर होता है अति, अधि का मतलब होता है ऊपर, ठीक है, जैसे अध्यक्ष, अध्यादेश, ठीक है, अधिनियम। फिर आता है अपि। अपि का मतलब है कि अपने भी, जैसे बोलते हैं ना, जैसे अपिहित, अपिधान। फिर आता है अपना अभि। अभी का क्या होता है, अभी होता है पास या सम्मुख, जैसे अभ्यर्थी, अभ्युदय। अच्छा अनु नहीं बताया क्या मैंने आपको, अनु का होता है अपने पीछे, मतलब जैसे अनुच्छेद, अनुशासन, अन्वेषण, अन्विति, है ना, ऐसे। फिर होता है उत। उत का मतलब होता है ऊपर, जैसे उन्नति, उल्लेख,
फिर होता है उप। उप का मतलब होता है पास में, जैसे उपवन, उपहार, उपदेश, है ना? तो अभी हम थोड़ा ये देख लेते हैं कि होते कौन-कौन से हैं। फिर एक क्लास ऐसी लूँगा जिसके अंदर हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये वाली चीज़ें क्या है, क्वेश्चन से ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आ सकती हैं। लेकिन वो भी तब, जैसे अब अपने को क्वेश्चन डायरेक्ट ले लें और अपने को पता ही नहीं कौन-कौन से उपसर्ग हैं, कौन-कौन से प्रत्यय हैं, तो वो वाला भी सही चीज़ नहीं है। इसलिए हम इस क्लास में एक बार ये देख लेते हैं कि कौन-कौन से उपसर्ग हैं। ठीक है? जैसे दुर, दुर से अपने बनता है दुरवस्था, दुरुपयोग, दुरासा। दुस जो है जैसे दुःशासन, दुष्फल। नि है मतलब अभाव या रहित, इसका अर्थ होता है न्यून, न्याय, न्यास। निर से निराशा, निराहार। निस से निश्चिंत, निष्फल। प्र से प्रबल, प्रगति, प्रचार। फिर होता है प्रा, प्रा से प्राजय, प्राभवन। फिर परि मतलब चारों ओर, पर्यावरण, पर्यटन, परिक्रमा। फिर प्रति जैसे प्रत्येक, प्रत्याशा, त्यक्ष। वी से विशेष से अर्थ होता है इसका, या भिन्न, अलग। जैसे वे, वेधी, व्यायाम। सु मतलब अच्छा, स्वागत, स्वच्छ, सुपुत्र, सुगंध। सम मतलब अच्छी तरह, संसार, संवाद, संहार। ठीक है, आगे चलते हैं। अवयव की तरह जो अवयव जो है वो उपसर्ग की तरह जब काम करते हैं, जैसे कि अन्य, अंतर, अंतर। अन से तो अनंत, अनधिकार, अनभ्यास। और अंतर का मतलब होता है भीतर या मध्य, अंतरात्मा, अंतर्गत। फिर होता है अंतर, जिसमें हलंत नहीं है, उसका जैसे अंतर्राज्यीय, अंतर्देशीय, है ना? फिर अधः, अधः मतलब नीचे होता है, अधः पतन, अधोगति, अधोमुख। ठीक है, विसर्ग है उसका ओ बन जा रहा है। अलम, अलम का मतलब होता है सज्जित। अलम जैसे अलंकार, अलंकरण, है ना, अलंकृत। फिर होता है अपना प्राक, प्राक मतलब पहले का, प्राक कथन, प्राक्कलन, है ना? ऐसे ही पूर्व, पूर्व मतलब पहला, पूर्वकालिक, पूर्व दिशा, पूर्वज। फिर होता है पुरा, पुरा जो है मतलब प्राचीन, जैसे पुराकथा, पुरातत्व, है ना? फिर होता है पुनर, पुनर मतलब फिर से, पुनरागत, पुनर्जन्म, पुनरुत्थान। फिर सत्य, सत्य का मतलब श्रेष्ठ, सत्कथा, सत्कार, सदाचार, सद्गुण। फिर सह मतलब साथी, साथ। सहकार, सहकर्मी, सहचर, सहमति। बहि जो होता है उसका मतलब होता है बाहर, जैसे बहिर्गमन, बहिर्मुख, बहिष्कार, है ना? फिर होता है तिरह, तिरह मतलब तुच्छ, तिरस्कार, तिरोधान, तिरोहित, है ना? फिर हिंदी के उपसर्ग जैसे है, मतलब अभाव, अखंड, अज्ञान। अन्य जो है अनपढ़, अनजान। फिर अध, आधा, अधमरा, अधपका, अधजला। ऊ मतलब ऊंचा, उखड़ना, उगाना, उछलना। उन, हलंत वाला उन। तो 19, 29, 39, है ना? या फिर उन कंप्लीट उन वाला भी, है ना, 59, 49। फिर उनका मतलब ही क्या है, एक कम, है ना? औ, बुरा या नीच, ओगुण, ओघट, ओघड़, औधार। फिर आता है कै, कै या फिर कु, तो इसका मतलब होता है बुरा या कठिन। कैसे हो जाएगा आपका कपूत, कुटेव, कुठोर, कु से, है ना? फिर दु मतलब दो, दुगुना, दुमट, दुरंगा, दुभाषी। बिन, बिन मतलब बिना, बिन खाया, बिन बोया, बिन बुलाया। चौ मतलब चार, चौखाना, चौपाई, चौरंगा, चौरस। ती मतलब तीन, तिकोना, तिगुना, तिमाही। भर, भर मतलब पूरा, भरपेट, भरमार, भरपाई। पर, पर मतलब दूसरा, प्रकाश, परदादा, परपोता, पर दुख, है ना? ऐसे होता है सह मतलब सहित। अब जैसे सहित, सपूत, सफल, सबल। सम मतलब समान, समतल, समकक्ष। फिर है विदेशी उपसर्ग, जैसे बे, खुश, गेर, हम, हर, सर, ना, ला, कम, बद, अल, बा, दर। ये सब क्या है, विदेशी जो शब्द हैं उनके साथ आ गए, उनसे उपसर्ग बन गए। जैसे बे से बेगर हो गया, बेईमान हो गया। खुश से खुशबू, खुशमिजाज। गेर से हम देखते हैं गैर हाजिर, गैर कानूनी। हम मतलब हमराही, हम सफर। हर, हर पल, हर घड़ी, हर वक्त। सर, सर हमने अभी हिंदी वाले में देखा था, लेकिन इसमें जैसे सरताज, सरदार, सरकार। ना, नाम पहले भी देख के आए हैं, नाराज, नाउमीद, नापसंद, नालायक। ला, ला, लाइलाज, लाजवाब, लापता। कम, कम अक्ल, कमजोर, कम वक्त, कम खर्च। बद,
बद से बनेंगे जैसे बदबू, बदसूरत, बदनसीब, अलकायदा, अलबेला। और बा से अपने बनेंगे बाबद, बाइज्जत, बा मुराद, है ना। फिर आता है दर से दरअसल, दरखास्त, दरमिया, ऐसे, ठीक है। तो ये कुछ अपने उपसर्ग हमने देखे हैं, ठीक है। तो ये देखे भी होते हैं, तो हम जैसे अभी क्वेश्चन करेंगे जब जिस भी क्लास में, तो थोड़ा आसान रहेगा अपने पास छांटना कि हाँ ये सच में उपसर्ग है, ये नहीं है। फिर प्रत्यय, प्रत्यय देखो, कृत प्रत्यय होते हैं, तद्धित प्रत्यय होते हैं। कृत प्रत्यय के 5 टाइप है, कर्तावाचक, क्रमवाचक, कर्णवाचक, भाववाचक, क्रियावाचक। तद्धित प्रत्यय के 6 जो है अपने टाइप होते हैं, है ना। तो जो कृतवाचक कृत प्रत्यय होता है उसके अंदर धातु या क्रिया, ठीक है, धातु और क्रिया तो एक ही बात है ना, जो वर्ब है उसके अंत में जो प्रत्यय जुड़ते हैं और कर्तावाचक शब्द जो बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, कृतवाचक कृत प्रत्यय बोलते हैं, ठीक है। वैसे ये गलत लिखा हुआ है, कृतवाचक ऐसे लिखा होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। इसमें जैसे कि अक हो गया, है ना, अक, जैसे अपना धावक, है ना, कृतवाचक के अक। अक में क्या, जैसे धावक हो गया, रक्षक हो गया, है ना। जैसे ही ता है, जैसे दाता, है ना, वक्ता, श्रोता। हार जैसे देनहार, पालनहार, वाला, वाला जैसे पढ़ने वाला, लिखने वाला, सीखने वाला। ऐसे ही अक्कड़, घुमक्कड़, भुलक्कड़, हाँ। उसके बाद कर्मवाचक कृत प्रत्यय जैसे ना, दाना, खाना, है ना, गाना, पीना, सोना, होना, खिलौना, बिछोना, ठीक है। फिर आता है अपना कर्णवाचक कृत प्रत्यय, तो इसके अंदर जैसे आ है, झूला, मेला। फिर ऐसे ही नी है, लेखनी, कतरनी, चलनी, धोपनी। अन्न में बेलन, ढक्कन। देखो ये ढ से स्टार्ट हो रहा है इसलिए बिंदी नहीं आएगी, बिंदी नहीं आएगी। इसके बाद भाववाचक कृत प्रत्यय, आई जैसे पढ़ाई लिखाई चढ़ाई, है ना, लेकिन इसमें भलाई बुराई नहीं आती। आवा, बुलावा, चढ़ावा, दिखावा, आवट, सजावट, बनावट, रुकावट। आहट, घबराहट, गुर्राहट, बिलबिलाहट। फिर क्रियावाचक कृत प्रत्यय, ता से जैसे पढ़ता लिखता, खाता पीता, सोता नाता, कर आकर जाकर पढ़कर लिखकर, या आया गया, खाया पिया, नहाया धोया, ठीक है। और अन्य भी कुछ है जैसे आऊ, उड़ाऊ, खाऊ, गिराऊ, चलाऊ, जलाऊ, टिकाऊ। टेया, कटेया, खिवैया, गवैया, परोसिया, परोसिया। फिर ईयल जैसे अड़ियल, सड़ियल, मरियल, बड़ियल। एरा से जैसे कमेरा, जलेरा। ऐत, चढ़ेत, टिकेत, फिकेत, लड़ेत। ओड़ा, भगोड़ा, मरोड़ा, हसोड़ा। हारा, सेवन हारा, खेवन हारा, तारण हारा, देन हारा। नी, ओढ़नी, चटनी, कहानी, सूंगनी। अन्न, खुरचन, जामन, बंधन, मंथन। अत, खपत, चाहत, चलत, बचत, रंगत। ऐसे खूब सारे उदाहरण हो सकते हैं। फिर आते हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय जो क्या है, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण है, उसके तद्धितांत मतलब उसके लास्ट में जुड़ने वाले हैं, है ना? तो प्रत्यय लास्ट में जुड़ते हैं। इक जैसे कायिक, मासिक। इका, बालिका, अध्यापिका। इन जैसे नागिन, बागिन। इनी जैसे कमलिनी, सरोजिनी। इम, अग्रिम, पश्चिम। इमा, इमा में गरिमा, महिमा, लालिमा। इल, कुटिले, जटिले। इस्त जैसे घनिष्ठ हो गया, बलिष्ठ हो गया। ईन, प्राचीन, ग्रामीण, कुलीन। ई है, ई के अंदर जैसे अपने भवदीय, भारतीय, जातीय। इला, ईला, चमकीला, पथरीला। ऊआ, ऊआ, कलुआ, गेरुआ। उक, इच्छुक, भावुक। ऊआ, ऊआ तो हो गया। एडी, एडी जैसे गंजेड़ी, सॉरी, नशेड़ी। एल, धकेल, फुलेल। एला, अकेला, सोतेला। एल, एल से बन जाएगा गुस्सेल, मुछेल। एला, विसेला, कसेला। ओई, नंदोई, बहनोई। ओला, फपोला, सपोला, कटोला। कर, रुचिकर, भयंकर, हितकर, है ना। फिर आता है चर, चर जैसे जलचर, नभचर। फिर चित, कश्चित, कदाचित, किंचित। जय, अनुजी, नीरज। जा, अर्कजा, आत्मजा, सेलजा, गिरिजा। डा, मुखड़ा, दुखड़ा, चमड़ा। डी, तगड़ी, रबड़ी। तय, अनंत, मूलतः, ऐसे होते हैं ना। तन जैसे नूतन, पुरातन। तम, उच्चतम, लघुतम। तर, तर में अपने
उच्चतर, निम्नतर, ती, स्थिति, शांति, त्व आते हैं ना, गुरुत्व, महत्व, नेतृत्व में, क्लास में तव, त्रय, एकत्र, सर्वत्र, द, दुखद, सुखद, दाई, सुखदाई, कष्टदाई। फिर आता है अपना धर, विद्याधर, गिरिधर। फिर आता है नेर, जैसे अपना गोनेर, संगानेर, जोगनेर। पन, बचपन, अपनापन। पूर्वक, दृढ़ता पूर्वक, विधि पूर्वक। ऐसे अपने मत में मान, मान, मेरे, री, ले, ली, वंत, वत, वती, वा, वान, वालावी, सै, साली, स्थै, सा, हरे, हरा, हला, हरा, हाल। ऐसे क्या है, ये सब तद्धित प्रत्यय हैं, है ना। अब देखो कुछ जो प्रत्यय हैं उनके नियम है कि उनको किस तरह से हमें यूज हम कर रहे हैं, तो हम जब से जोड़ रहे हैं तो कुछ चीजें उनके अंदर बदल जाती है ना, वो कैसे बदलनी है। यदि आप एक प्रत्यय जोड़ रहे हो किसी भी शब्द के साथ, मतलब वो अंत में ही जुड़ेगा, तो यदि प्रारंभिक स्वर यदि अ होगा तो वो आ में बदल जाएगा, ई ए होगा तो वो आई में बदल जाएगा, उ ए और ओ होगा, उ ओ और औ होगा तो वो किस में बदल जाएगा, औ में बदल जाएगा। जैसे अंग है, तो अंग से ये जो प्रारंभिक स्वर अ है ये तो किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, आ, अंग, ऐसे कैसे। फिर ग जो था उसके साथ इक प्रत्यय जुड़ जाएगा, अंगिक। ठीक है, ये की मात्रा गलत है, ये क्या होगा, अंगिक होगा। फिर अंतर, अंतर में ए किस में बदल जाएगा, आ में बदल जाएगा, ये बन जाएगा आंतरिक। अंश, अंश में एक बन के आंशिक हो जाएगा। अधुना क्या बन जाएगा, आधुनिक। इंद्रिय से क्या बन जाएगा, इंद्रिक बन जाएगा। विकल्प से वैकल्पिक बन जाएगा। शिक्षण से शैक्षणिक, ठीक है। निष्ठा से नैतिक, वेद से वैदिक, गृहस्थ से क्या बनेगा, गारस्थिक बनेगा, ठीक है। उसके बाद यदि अ प्रत्यय आप जोड़ रहे हो तो अ और आ तो क्या बन जाएंगे, आ बन जाएंगे जो प्रारंभिक वाले हैं। ई क्या बन जाएगा, आई, ऊ क्या बन जाएगा, औ, री का क्या बन जाएगा, रह। और अंत का ऊ जो होगा वो वह में बदल जाएगा, और अ प्रत्यय जुड़ के वो कंप्लीट वह बन जाएगा। जैसे मधु में यदि अ प्रत्यय जोड़ते हैं तो मैं का तो क्या हो जाएगा, माँ। फिर ये ध ऐसे कैसे, ऊ का क्या बन जाएगा, वह, माधव। ठीक है, क्या हो जाएगा, माधव। मनु का मानव, लघु का लाघव, पंचाल का पांचाल, पांडु का पांडव, जिन का जैन, विष्णु का वैष्णव, कुशल का कौशल, पुरुष का पुरुष, मुनि का मौन, मृदु का मार्दव, सुस्तु का सुस्तव हो जाएगा। ई, ये, ए, अयन, आयन प्रत्यय यदि जोड़ते हैं तो ये सारे नियम जो भी हमने सीखे हैं वो इनके अंदर भी लगेंगे। दशरथ के साथ अगर ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो दासरथी हो जाएगा। मरुत से मारुति हो जाएगा, शरद से सारथी हो जाएगा, ठीक है। ऐसे जनक से जानकी और पर्वत से पार्वती बना हुआ है। अंजनी, अंजन्य हो जाएगा, ए प्रत्यय जुड़ रहा है। उपमा, उपमेय हो जाएगा। राम, इसमें आयन प्रत्यय जुड़ रहा है, और आपको बताया रे जब आएगा तो नय का अणय हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। नारा से नारायण हो जाएगा। कात्य से कात्यायन हो जाएगा। दंड से दंड्यायन हो जाएगा। उसके बाद यदि ये प्रत्यय जोड़ते हैं तो इसके अंदर क्या कर देते हैं हम, बाकी जो नियम है वो तो ऐसे कैसे लगाएंगे, जो प्रत्यय के नियम है हमने देखे हैं वो तो लगाएंगे। आधा जो वर्ण वो जो अंतिम जो वर्ण होगा उसको क्या कर देंगे हम, आधा वर्ण में बदल देंगे। अदिति, आदित्य। प्राची, प्राच्य। ईश्वर, ईश्वरीय। उचित, औचित्य। पृथक, पार्थक्य। एक का एक। जैसे चेतन का चेतन, गृहस्थ का गृहस्थ, कुमार का कुमार। ये प्रत्यय जुड़ा है इसमें ना। दिति का दित्य, दीन का दिन्य, उदार का उदार्य, दरिद्र का दरिद्र, विराग का विराग्य, धीर का धैर्य, सूर्य का सूर्य, वर्धक का वर्धक्य, वत्सल का वत्स का वत्सल वात्स्य, और शिथिल का शिथिल्य हो जाएगा। अरबी फारसी से भी कुछ प्रत्यय में, जैसे अंदाज, आना, आबाद, इंदा, ईयत। इससे स्थान, एला, कार, खाना, खोर, घर, गार, गा, की, गिर, चा, जी, ज्यादा, तय, दान, दानी, दार, नवीस, नसी, नसी, नाग, नामा, पोस, बंद, पाज, बान, मंद, वर, वार और सा। ठीक है, ये सब भी आए हुए हैं। ये कुछ अपने प्रत्यय के बारे में बात करनी थी, वो हमने कर ली है। हम आगे बढ़ते हैं समास की तरफ। समास जो है उसका अर्थ होता है संक्षेप, और ये 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अब इनके अंदर क्या होता है, जो अव्ययीभाव समास है उसके अंदर पहला पद प्रधान होता है, मतलब ये शब्द की पूरी जो चीजें बताएगा वो इसके ऊपर डिपेंड करती है, पहले पद के ऊपर। तत्पुरुष दूसरा, देखो कर्मधारय में भी दूसरा है, द्विगु में भी दूसरा है, इसलिए ये क्या है, तत्पुरुष के ही पार्ट है। ठीक है, तो इस तरह से ये 1, 2 और 3, 4 चार ही टाइप हो जाते हैं, है ना। जैसे 6 है, लेकिन कर्मधारय और द्विगु को भी तत्पुरुष का ही पार्ट मान लिया जाता है। फिर आता है अपना द्वंद्व समास, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। बहुब्रीहि समास, जिसमें अन्य पद प्रधान होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला पद प्रधान किसमें होता है, अव्ययीभाव में, अव्यय। ठीक है, ये अव्यय होते हैं, तो पहला पद प्रधान किसमें होगा, अव्ययीभाव समास में। दूसरा जो है तत्पुरुष में होगा, कर्मधारय में होगा और द्विगु में होगा। तीनों में कौन सा होगा, दूसरा पद प्रधान होगा।
द्वंद्व के अंदर दोनों ही पद प्रधान होंगे और बहुव्रीहि जमात जो है उसके अंदर अन्य पद प्रधान होगा। अविर्भाव समास, इसके अंदर क्या होता है, पहला पद प्रधान होगा और समस्त पद जो है वो अवयव की तरह व्यवहार करेगा। उदाहरण यदि हम बात करें जैसे आजीवन, आमरण, यथाशक्ति, यावज्जीवन, नीरस, प्रतिदिन, यथारुचि, निर्विकार, दिनों दिन, हर रोज, यथाक्रम, यथासाध्य, आजन्म, भरपेट, अनुसार, हाथों हाथ, बीचों बीच। ठीक है, जैसे आजीवन है, अब इसके अंदर क्या है कि ये पूरे जीवन के लिए, तो जो आ है वो इसके अंदर प्रधान है, मतलब इसकी वजह से वो चीज वहां पे निकल के आ रही है। जैसे प्रतिदिन या प्रति वर्ष जो होता है ना, प्रत्येक वर्ष, वर्ष वर्ष, है ना। जैसे भरपेट, है ना, तो पेट भर के, इन सब में क्या होता है, अविर्भाव समास। फिर तत्पुरुष समास, तो इसमें क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्हों का हो जाता है लोप। ठीक है, कारक आप जानते हो 8 होते हैं, लेकिन इसमें हम 6 की ही बात करेंगे। ठीक है, अब उनके जो कारक चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता ने क्रम को करण से या के द्वारा, संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, संबंध काकी के रा री रे, है ना, अधिकरण में पे पर, और जो संबोधन होता है हे रे अरे ओ, ऐसे 8 होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे कर्म तत्पुरुष की, जिसमें को होता है, जैसे ग्राम गत, ग्राम को गत, मरणासन, मरण को आसन, जेब कतरा, जेब को कतरा, कष्टापन, कष्ट को आपन। करण तत्पुरुष से के द्वारा, हस्त लिखित, हाथ से लिखित, तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत, मधांध, है ना, मद से आंध। फिर होता है संप्रदान, अब तत्पुरुष के लिए, देवालय, देव के लिए आले, रसोई के लिए घर, रेल के लिए भाड़ा, विधान के लिए सभा, अपादान से अलग होना, भय से भीत, रोग से मुक्त, धर्म से भ्रष्ट। संबंध तत्पुरुष काकी के, जैसे घुड़ की दौड़, मात्र की भाषा, है ना। अधिकरण तत्पुरुष में पे पर, मुनि में श्रेष्ठ, श्रेष्ठ। स्वर्गवास में, स्वर्ग में वास, घुड़ स्वार, घुड़ पे स्वार या घुड़ पर स्वार। ठीक है, तो यह था तत्पुरुष। फिर आता है अपना कर्मधारय, पहला पद विशेषण और दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य। तो पहला पद उसको उपमेय बोलते हैं और दूसरे पद को क्या बोलते हैं, उपमान बोलते हैं। जैसे मुख्य चंद्र, जैसे चंद्रमा के समान जिसका मुख है। ठीक है, दूसरा पद प्रदान हो गया नील कमल, नीला है जो कमल, नील गाय, नीली है जो गाय, देह लता, देह के समान लता, लघु कथा, लघु है जो कथा, घृतान, प्रणशाला, छाया तरु, महाकवि, सुभागमन, चरण कमल, नीलाकाश, संसार सागर, भला मानस, दुष्चरित, महापुरुष, राजपुरुष, काला था। ये सब क्या है, कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। फिर आता है द्विगु, द्विगु समास के अंदर क्या होता है, पहला पद संख्यावाचक आएगा और वो किसी समूह का बोध करवाएगा, जिसको हम विग्रह के टाइम पे समाहार या समूह से लिखते हैं। त्रिलोकी, सत्तावधि, नवनिधि, त्रिकाल, त्रिफला, नवरत्न, सप्ताह, 7 दिनों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 3 फलों का समूह, 3 कालों का समूह, 9 निधियों का समूह, है ना। फिर आता है द्वंद्व, द्वंद्व में देखो, द्वंद्व इसके अंदर क्या होता है, दोनों ही पद जो है प्रधान होते हैं और समुच्चय बोध को, जैसे कि यथा, और, तथा, एवं, या, अथवा, इन सब का क्या हो जाता है इसके अंदर लोप। धर्मा धर्म, सुरा सुर, धर्म और धर्म, सुरा सुर, सुर और असुर। धर्मा धर्म मतलब धर्म और अधर्म, वो दोनों। इसके 3 उपभेद होते हैं। एक इतरेतर द्वंद्व होता है, इसमें क्या आता है, बीच में और आता है, जैसे राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, नर नारी, नर और नारी, दाल रोटी, दाल और रोटी। ठीक है, फिर आता है समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व में जो शब्द हैं उनके अर्थों के साथ उनके समूह लगा देते हैं, जैसे कि उखल मुसल, तो उखल और मुसल का समूह है या समाहार ना। फिर वैकल्पिक द्वंद्व, तो इसके अंदर क्या होते हैं, समस्त पद के दोनों पद या अथवा से जुड़े हुए होते हैं, या और अथवा से जुड़े होते हैं, पाप या पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य, ये था अपना द्वंद्व समास। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। इसका विग्रह करते टाइम क्या करते हैं, अच्छा, बहुव्रीहि के अंदर क्या होता है, अन्य पद प्रधान होता है, वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिससे, जो, ऐसे शब्द जो है इसके विग्रह के अंदर हम यूज करते हैं। जैसे कि चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला है जो, वह कौन है, कृष्ण। त्र्यंबक, त्र्यंबक, त्रिअंबक मतलब 3 अंबक है जिसके, किसके हैं, अंबक क्या होता है, आंख, अंबक क्या होता है, आंख, नेत्र, है ना। तो 3 अंबक है जिसके, त्रिअंबक है जिसके, कौन है, शिव। चंद्र शेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, वह है शिव। चंद्र मोली, मोली मतलब जो ललाट होता है, सिर जो होता है उसको मोली बोलते हैं। तो मस्तक पर जिसके ललाट, मस्तक पर जिसके चंद्रमा है, ठीक है, वो कौन है, शिव। गंगाधर, गंगा को धारण करने वाला कौन है, शिव। गंगा को धारण करने वाला कौन है, शिव।
दशानन, 10 है आनंद जिसके, वह कौन है? रावण। चतुर आनंद, 4 है आनंद जिसके, चतुर है आनंद जिसके, कौन है वह? ब्रह्मा है। तो साथियों, आज के इस लेक्चर में हमने हिंदी व्याकरण के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण और बुनियादी विषयों पर विस्तार से चर्चा की। हमने वर्णमाला के मूल स्वरूप को समझा, संधि के नियमों को जाना, उपसर्ग और प्रत्यय के माध्यम से नए शब्दों के निर्माण को देखा और अंत में समास की बारीकियों को भी स्पष्ट किया। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सभी विषय आपके लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो गए होंगे और आपकी तैयारी को एक मजबूत आधार देंगे। इनका नियमित रूप से अभ्यास करते रहे। अगर आपका कोई भी सवाल या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछे। सब्सक्राइब करें एक्सएम एकेडमी। जय हिंद।